So, good morning, students. Welcome to next class of capital budgeting. Okay, so in this unit, we have studied, we'll go through a little bit of revision first. But before starting the revision, I would like to remind you my name is Ritu Singh, and for this semester, I'll be taking your subject of financial management. So, starting with the lecture, I think it would be better if we go for a certain revision. So, we were studying what is capital budgeting. So, the first point which we studied was what was the nature of investment decisions. Investment decisions हम लोग क्यों लेते हैं? फर्म के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले जाते हैं एक्सपेंशन, एक्विजिशन, मॉडर्नाइजेशन और रिप्लेसमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म असेट्स के लिए. And if there are decisions related to methods of sales, distribution, advertisement campaign, research and development program, they have long-term implications for firms' expenditures and benefits. Therefore, they should be evaluated as investment decisions also. The next was what was the feature of investment decisions? Investment decisions इसलिए लिए जाते हैं so that we can use current funds for future benefits. These funds are always invested in long term assets, यानी कि 1 साल से ज़्यादा की आपकी लाइफ साइकिल रहती है. Then future benefits will occur over a series of years. ये एक साथ पूरा benefit नहीं होगा. Then next was the importance of investment decisions. They are taken for growth. They constitute a substantial amount of risk. A substantial amount of funding is required to execute them. एक बार आपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लिया, एक बार आपने कोई कैपिटल बस्टिंग डिसीजन ले लिया तो वो इरिवर्सिबल रहते हैं एंड दे आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स. देन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में हमने पढ़ा था एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस, ऑफ न्यू बिजनेस, रिप्लेसमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन. देन अदर टाइप्स वर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट एंड कंटिंजेंट इन्वेस्टमेंट्स. देन कम्स द इन्वेस्टमेंट एवेल्युएशन क्राइटेरिया. ये सेकेंड यूनिट का आपका जो चैप्टर है कैपिटल बजटिंग, ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इवेल्युएशन क्राइटेरिया से ही आपके सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे. तो इसमें आपका आता है एस्टिमेशन ऑफ कैश फ्लोज, एस्टिमेशन ऑफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एंड एप्लीकेशन ऑफ डिसीजन रूल फॉर मेकिंग अ चॉइस. देन व्हाई इन्वेस्टमेंट डिसीजंस रूल आर प्रोवाइडेड. इन्वेस्टमेंट डिसीजन रूल्स आर अप्लाइड एंड प्रोवाइडेड. हम ये इसलिए अप्लाई करते हैं बिकॉज वी वांट टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ. वी शुड कंसिडर ऑल द कैश फ्लोज टू डिटरमाइन द ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट. It should provide for an objective and unambiguous way of separating good projects from bad projects. It should help the ranking of projects according to the profitability. It should recognize the fact that bigger cash flows are preferable to early and smaller cash flows. Then you should choose among the mutually exclusive projects that would maximize the shareholders' wealth. And these criteria should be applicable to every investment प्रोजेक्ट और डिसीजन. तो ये जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन रूल है वो इस बात में बात करते हैं कि हम कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस या लॉन्ग टर्म डिसीजंस इसलिए लेते हैं बिकॉज वी वांट टू इंक्रीज द शेयर होल्डर्स वेल्थ. अगर हमारे पास एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं तो हम उनकी रैंकिंग करते हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है उसमें पहले इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद जो रैंकिंग आती है उसमें इन्वेस्ट करते हैं. हम बिगर कैश फ्लोज को कंसिडर करते हैं इन कंपैरेटिव टू स्मॉलर वंस, और हम अर्लियर कैश फ्लोज को प्रेफर करते हैं लेटर वंस के कंपैरिजन में. देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वट एवर डिसीजन रूल्स वी आर अप्लाइंग ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है एंड एग्जीक्यूटेड है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक प्रोजेक्ट में आपका अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो वो दूसरे प्रोजेक्ट में ना अप्लाई हो पाए. द नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूला और द नेट प्रेजेंट एवेल्युएशन टेक्निक शुड बी एप्लीकेबल इन ऑल काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स. Then there were two kinds of evaluation criteria, discounted and non-discounted cash flows. Discounted cash flows आपके वो हैं जो कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करते हैं, एंड नॉन डिस्काउंटेड वो हैं जो कि आपकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करते हैं. ओके, तो जो आपके डिस्काउंटेड कैश फ्लो थे, डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्राइटेरिया में जो पहला पॉइंट है नेट प्रेजेंट वैल्यू का, वो हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. फॉर दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस internal rate of return. While we were discussing the net present value method, we studied that the net present value of
द कैश फ्लो इज़ कैलकुलेटेड। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला आपको याद होगा, जब हमने फर्स्ट यूनिट में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को पढ़ा था, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हमने काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज किया था कि इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू शुड नेवर स्किप इट। उस टाइम वहाँ पे हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, दैट वाज फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r⁻n। तो जब हमें किसी फ्यूचर अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 + r⁻n। तो यही फॉर्मूला हम नेट प्रेजेंट वैल्यू में हमने लगाया था, और इसका हमने फॉर्मूला भी दिया था दैट नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू summation of all the present values of future cash flows minus initial investment। तो यहाँ पे ये जितने भी आपके फ्यूचर कैश फ्लोज हैं C1, C2, C3, CN, दीज आर द फ्यूचर कैश फ्लो। किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के बाद आपको जो फ्यूचर में जो अमाउंट मिलेगा, ये वो अमाउंट है, के इज़ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। इन सब का जो समेशन होगा उससे जब आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट को यानी कि C0 को माइनस करेंगे तो आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। इफ़ नेट प्रेजेंट वैल्यू इज़ पॉजिटिव, project is acceptable. If net present value is negative, project is rejected. If net present value is 0, it may be or may not be acceptable. ज़ीरो नेट प्रेजेंट वैल्यू पे भी हम मे बी और मे नॉट बी एक्सेप्टेबल इसलिए लगाते हैं बिकॉज कई बार जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं वो प्रॉफिट के लिए नहीं किए जाते हैं। दे आर नॉट डन फॉर प्रॉफिट, दे आर डन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, दे आर डन फॉर द पब्लिक। सो दैट इज़ वाई इवन विद द ज़ीरो profitability value, even with the zero net present value, those projects are undertaken. So that is why with those projects we apply the word that may or may not be undertaken. We also did a one numerical also. Okay, acceptance rules हमने discuss कर ही लिया है. So after this NPV, then the other next important method comes is internal rate of return method. Internal rate of return method is also one of a very important topic with this unit of your subject, and you have to take care, you have to make sure that while studying this you are paying proper attention while studying internal rate of method, because internal rate of return से अगर कोई numerical आएगा it will be of at least 5 marks. इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पढ़ते समय स्टूडेंट्स काफ़ी घबरा जाते हैं, उन्हें लगता है कि इट इज़ क्वाइट अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस एंड वी विल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट द आंसर। बट द पॉइंट इज़ कि अगर आपने फर्स्ट यूनिट में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, एंड इफ़ यू आर गुड विद योर नेट प्रेजेंट वैल्यू न्यूमेरिकल्स, यू विल बी एबल टू सॉल्व द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चंस ऑल्सो. So starting with this, so what is the definition? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की एक डेफिनीशन है, एक लाइन की डेफिनीशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्ज़ाम में जो शॉर्ट आंसर्स, वेरी शॉर्ट आंसर्स में आने की इसकी काफ़ी संभावना रहती है. सो लेट्स गो विद द definition here. So you can see that the internal rate of return is the rate that equates the investment outlay or outflow with the present value of cash inflow received after one period. And this means, this applies that the rate of return, internal rate of return, is that rate of return at which NPV becomes zero. That means जब आप नेट प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन कर रहे थे तो वहाँ पे आपने क्या ध्यान दिया था कि नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है, नेगेटिव आ रही है तो प्रोजेक्ट अनएक्सेप्टेबल है, ज़ीरो आ रही है तो एक्सेप्टेबल या नॉन एक्सेप्टेबल है. सो इन दिस केस ऑफ NPV इज इक्वल्स टू ज़ीरो, दैट मीन्स इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपका वो रेट ऑफ रिटर्न है जहाँ पे आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी. तो अगर आपका एक नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है जिसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ IRR, तो यू कैन सिंपली राइट इन वन लाइन दैट द रेट ऑफ रिटर्न एट विच नेट प्रेजेंट वैल्यू बिकम्स ज़ीरो इज कॉल्ड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. इस लाइन को बहुत ध्यान रखिएगा बिकॉज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं. एक चीज़ ध्यान रखिएगा कैपिटल बजटिंग को पढ़ते समय कि आपको डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स को बहुत ध्यान से पढ़ना है बिकॉज दीज आर मोर यूजेबल मेथड्स बाय द ऑर्गेनाइजेशंस. ट्रेडिशनल मेथड्स में या फिर कह दें या फिर हम ये कहें कि नॉन डिस्काउंटिंग फैक्टर मेथड्स कोई यूज़ नहीं करता.
बिकॉज हम ये चीज़ टाइम वैल्यू ऑफ मनी में पढ़ चुके हैं कि मनी की वैल्यू चेंज होती रहती है. वी आर नॉट गोइंग टू जस्ट बिलीव इन नंबर्स, we have to believe the other factors affecting the value of money, like inflation, like market prices, like profit and losses. So that is why अगर आप कैपिटल बजटिंग पढ़ रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपको डिस्काउंटेड मेथड्स की प्रैक्टिस बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से करनी है. तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है. यू कैन सी एट द फॉर्मूला ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड that C0 is equals to C1 upon 1 plus R plus C2 is upon 1 plus R square plus C3 upon 1 plus R cube and plus Cn upon 1 plus Rn. तो यहाँ पे आपका C0 क्या है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट है. नेट प्रेजेंट वैल्यू में भी हमने पढ़ा था कि C0 इज़ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट. C1, C2, C3 और Cn तक जो सीरीज जा रही है, दीज आर योर फ्यूचर कैश फ्लोज. उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के बाद जो आपको फ्यूचर कैश फ्लोज मिलेंगे, दैट इज़ दिस सीरीज. एंड आर जो है आपका रेट ऑफ रिटर्न है यहाँ पे. ओके तो आपको वो रेट ऑफ रिटर्न पता करना है जहाँ पे आपका जो समेशन ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज है वो आपका C0 के बराबर हो जाए, यानी कि आपका NPV 0 आ जाए. सो हियर यू कैन सी इन द formula that here in this formula you can see that if C0 is equals to CT upon summation of CT upon 1 plus R power T, that means if we are trying to apply this in the net present value formula, the NPV will become 0. Okay. So this you have to remember every time. The net present value becomes 0 in case of internal rate of return. This is going to be a 1 marks question in your exam. So next, coming to the topic, coming to the point of calculation of IRR. अब जब हम नेट टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा था कि वी माइट गेट इवन कैश फ्लोज. अगर आपको हर साल इवन कैश फ्लोज मिल रहे हैं, सेम कैश फ्लोज मिल रहे हैं, तो हम उसे एन्युटी कैश फ्लोज कहते हैं. अगर आपको अनइवन कैश फ्लो मिल रहा है, यानी कि डिफरेंट कैश फ्लोज मिल रहे हैं, तो दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट लम्प सम कैश फ्लो. दैट मीन्स हर साल कैश फ्लो डिफरेंट है. तो जब आपके कैश फ्लो डिफरेंट होते हैं तो आप IRR का क्वेश्चन ट्रायल एंड एरर मेथड से करते हैं. What happens in this method? That the approach is to select any discount rate to compute the present value of cash inflows. If the calculated present value of expected cash inflow is less than the present value of cash outflows, the lower rate should be tried. On the other hand, a higher value should be tried if present value of inflows is higher than the present value of outflows. This process will be repeated unless the net present value becomes 0. तो इन केस ऑफ अनइवन कैश फ्लोज जब हमें IRR पता करना है, यानी कि वो रेट ऑफ रिटर्न जहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी 0 हो जाती है, तो उस केस में हमें ये फार्मूला ट्रायल एंड एरर मेथड का फार्मूला लगाना है. अब इसे हमें कैसे करना है? पिछले क्वेश्चन में जब हम नेट प्रेजेंट वैल्यू का चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ उस क्वेश्चन में ध्यान दिया था कि हमें एक रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है जिस पे हमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है. अगर वो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो वो जो प्रोजेक्ट है एक्सेप्टेबल है. अब हमें इसे 0 करना है. तो इफ़ आपके रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही है तो आपको जो R की वैल्यू वो इंक्रीज़ करते जानी है. इफ़ वो इंक्रीज़ करते जानी है तब तक जब तक आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 नहीं आ जाता है. अगर आपका नेगेटिव रेट ऑफ रिटर्न नेगेटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही है तो उस R की जो वैल्यू आपने उस क्वेश्चन में लगाई है उसको आपको डिक्रीज़ करते जाना है तब तक जब तक नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 नहीं आ जाती. जिस पॉइंट पे नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 आ जाएगा, दैट मीन्स दैट इज़ योर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. ओके, दिस इज़ अ ट्रायल एंड एरर मेथड. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. यहाँ पे बस आपको क्वेश्चन में जो फॉर्मूला है वो 2 या 3 बार से ज़्यादा लगाना पड़ता है बिकॉज इट्स ट्रायल एंड एरर मेथड. बट अदरवाइज फॉर्मूला सेम है आपका जो आप नेट प्रेजेंट वैल्यू में अप्लाई करते हैं. So moving forward with this was all about uneven cash flows, and then comes the calculation of level cash flows. Before going to the level cash flows, I will go again
to the question of net present value so that you can understand here that in this example you can see that a project cost is given. Initial cash investment हमें बताया गया है. You will the project X will cost 2500. तो 2500 आपका यहाँ पे क्या है, C नॉट है. It is expected to generate cash inflows of rupees 900, 800, 700, 600 and 500 from years 1 to 5. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 साल में 5 अलग अलग कैश फ्लोज आ रहे हैं, यानी कि अनइवन कैश फ्लोज है. यहाँ पे जो आपका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है या जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है दैट इज़ 10%. जब आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू का ये क्वेश्चन सॉल्व किया तो आपको वैल्यू कितनी मिली, पॉजिटिव में 225. पॉजिटिव वैल्यू है तो हमने इसको नेट प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पे इसको एक्सेप्टेबल मान लिया. अब यही क्वेश्चन अगर आप IRR के केस में लगा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि आपकी ये वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आई है तो आपको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पे R की वैल्यू को इंक्रीज़ करना पड़ेगा. यानी कि आपको हिट एंड ट्रायल एयर मेथड में 11%, 12%, 13% पे आंसर निकालना पड़ेगा. और जहाँ पे ये वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी वो आपका IRR होगा. तो IRR के केस में जब आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो आपके गिवन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा आता है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल होता है, उससे कम आता है तो प्रोजेक्ट अनएक्सेप्टेबल होता है, और अगर इक्वल आता है तो प्रोजेक्ट मे और मे नॉट बी एक्सेप्टेड का केस लग जाता है. सो नाउ गोइंग बैक टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल नेक्स्ट पार्ट ऑफ IRR, we will see this was all about uneven cash flows. The next is the level cash flows. लेवल कैश फ्लोज की बात करें या इवन कैश फ्लोज की बात करें तो दैट मीन्स कि हर साल आपको सेम कैश फ्लो मिल रहा है. तो यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. लेट अस अज्यूम दैट इन्वेस्टमेंट वुड कॉस्ट ₹20,000 एंड विल प्रोवाइड एनुअल कैश फ्लो ऑफ ₹5,430 फॉर 6 years. तो इसमें आप कैसे करेंगे, यहाँ पे भी आपको वही फॉर्मूला लगाना है कि दैट NPV इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे इन दिस केस यू विल पुट द वैल्यू ऑफ -20,000 विच इज़ C नॉट यानी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस यू विल मल्टीप्लाई द 5,430 रुपीज़ विद द प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर ऑफ 6 years एट R रेट ऑफ इंटरेस्ट. यहाँ पे आपको आंसर 0 लेके आना है. जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है एट 6 years इन R रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बिकम 3.638. And when you will check it in the table of present value factor, you will find the rate of return. आपको एक रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा. इससे ये पता चलता है कि जो भी आपको रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा वो ये डिटरमाइन करेगा कि आपका IRR कैसा है, एक्सेप्टेबल है, अनएक्सेप्टेबल है या फिर मे और मे नॉट बी एक्सेप्टेबल है. अगर ये जो वैल्यू आपकी यहाँ पे आ रही है 3.63683, ये वैल्यू आपके गिवन रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है. अगर आपके रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से कम है तो अनएक्सेप्टेबल है. ओके, देन वी कैन सी हियर अनदर एग्जाम्पल विद NPV प्रोफाइल एंड IRR. यहाँ पे देखिए जो अबव क्वेश्चन है आपका इवन कैश फ्लोज का, उसी का आपका यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है. यू कैन सी हियर दैट एट द फर्स्ट ईयर, वी कैन ऑल्सो से 0 year, जब 0 डिस्काउंट रेट लग रहा है तो आपका 20,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट गिवन है. ठीक है, फिर अब आपका हर साल जो आपको कैश फ्लो मिलता जा रहा है एंड हर साल आपका डिस्काउंट रेट बढ़ता जा रहा है. You can see at 16% your net present value becomes 0. So when your net present value becomes 0, that means at this point, at the 16%, your IRR lies, your internal rate of return lies. Here it is also displayed on a chart also, where you can see that the net present value becomes 0 at 16%. तो इस केस में जो आपका 16% है, जो 16% वैल्यू है, दैट इज़ योर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. अब मान लीजिए अगर आपको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न की वैल्यू अगर 10% दी हुई है तो यानी कि 16% 10 से ज़्यादा है, दैट मीन्स योर प्रोजेक्ट इज़ एक्सेप्टेबल. वही अगर आपके प्रोजेक्ट का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 20% होता अगर, तो यानी कि आपका तब 16% आपका 20% से कम हो जाती वैल्यू इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की, तो
उस केस में आपका प्रोजेक्ट अनएक्सेप्टेबल हो जाता. So again, here we are at the acceptance rule. In this acceptance rules, we can see that when accept the project when R is more than K. यानी कि यहाँ पे जो आपका R है, R is the internal rate of return and K is the required rate of return. यानी कि आपके क्वेश्चन में आपके न्यूमेरिकल में जो K गिवन होगा, दैट इज़ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न गिवन होगा, अगर आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न उससे ज़्यादा है और प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है. अगर आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न उससे कम है तो प्रोजेक्ट अनएक्सेप्टेबल है. और अगर आपका रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू प्रोजेक्ट है, इक्वल टू रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, तो प्रोजेक्ट मे और मे नॉट बी एक्सेप्टेबल है. इस केस का एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिया था कि इस फॉर्मूले में हम प्रोजेक्ट तब एक्सेप्ट करते हैं जब वी आर डूइंग इट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक और सोसाइटी. At that point, we do not check if we are getting some kind of profit or not. But we certainly don't take that project if it is unprofitable or loss to the government. Also, in case of independent projects, IRR and NPV rules will give the same results if the firm has no shortage of funds. So, जब firm के पास sufficient amount है एक से ज़्यादा projects को fund करने का, तो IRR और NPV के results almost we can say, not just almost, but they give very same results. So we can say that IRR and NPV are equal in application. It is just that NPV is one step less than IRR, or we can say that internal rate of return is one step forward than net present value. तो हम यहाँ देख सकते हैं, इस एग्जाम्पल में हम ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए अगर आपके क्वेश्चन का या आपके न्यूमेरिकल का जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% है और आपका आंसर 16% आ रहा है, यानी कि आपका R K से ज़्यादा है, तो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल हो जाएगा. पर वहीं अगर आपके क्वेश्चन का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 20% है पर आपका आंसर यानी कि आपका IRR अगर 16% आ रहा है, यानी कि जो आपका R है K से कम है, तो आपका प्रोजेक्ट अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा. Okay. Then coming to the evaluation of IRR method. IRR method की कुछ merits है और कुछ demerits भी है. So in the evaluation of IRR methods, what are the merits? First is the time value of money. Time value of money का formula का application करना बहुत ज़रूरी है आपके इस numerical में, इस capital budgeting numerical में. टाइम वैल्यू ऑफ मनी के चैप्टर को पढ़ते समय हमने इस बात को बहुत ज़्यादा बार बार एम्फसाइज किया था कि वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस. ओके, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मनी टुडे इज़ नॉट गोइंग टू बी सेम टुमारो. देयरफॉर वी हैव टू कंसिडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. ओके, देन कम्स द प्रॉफिटेबिलिटी मेजर. प्रॉफिटेबिलिटी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. हम कोई भी बिजनेस, हम कोई भी प्रोजेक्ट लॉस के लिए नहीं करते. वी ऑलवेज वांट अ प्रॉफिट. तो प्रॉफिटेबिलिटी मेजर भी एक्यूरेट रहता है. देन एक्सेप्टेंस रूल जो है IRR का, वो सभी प्रोजेक्ट्स में ईजिली अप्लाई होता है. हर प्रोजेक्ट के लिए ये बदलता नहीं है. देन कम्स द शेयर होल्डर्स वैल्यू. IRR के बेसिस पे ये भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि शेयर होल्डर की वैल्यू कितनी बढ़ेगी. ठीक है. Then comes the disadvantages or some points where the IRR suffers. Point one is the multiple rates. अब जब हम IRR के क्वेश्चंस कर रहे थे और जब हम अनइवन कैश फ्लो के क्वेश्चन कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने देखा था कि हमें हिट एंड ट्रायल मेथड के बेसिस पे हमें क्वेश्चन करना था. So when you do this, when you do multiple time questions, it becomes very tiring process to calculate the internal rate of return, which is not good for our decision making step. अगर हमें किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है तो इट इज़ नॉट गुड एट द टाइम ऑफ डूइंग द question paper, or even if we are applying this in business, we are not supposed to take too much time while taking a decision. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के प्रोजेक्ट्स के केस में भी IRR हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाता है. एंड ऑल्सो देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ वैल्यू एडिटिविटी. ओके,
So this was all about IRR method, and I hope आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे. IRR मेथड से स्टूडेंट्स काफ़ी घबराते हैं, उन्हें लगता है कि काफ़ी लंबा प्रोसेस है एंड इट takes a lot of time, but I would like to suggest you, I would like to tell you that you don't have to worry about IRR numericals or questions. IRR के क्वेश्चंस को करते समय या IRR की प्रिपरेशन करते समय आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है, एकदम गांठ बांध के रख लेनी है, that internal rate of return is that rate of return where net present value becomes zero. net present value का जो न्यूमेरिकल है वो बहुत ही ईजी है, और अगर आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू के न्यूमेरिकल को अच्छे से करना सीख लिया तो IRR भी आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है. एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर वी विल ऑल्सो परफॉर्म अ न्यूमेरिकल, जहाँ पे हम एक न्यूमेरिकल को जितने भी गिवन प्रोसेसेस हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के, उसके बेसिस पे उसकी हेल्प से हम सॉल्व करेंगे. तो हमें समझ में आ जाएगा कि ऑल दीज मेथड्स, ऑल दीज टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन क्राइटेरियाज आर रिलेटेड टू ईच अदर. So if we are proficient in one method, it will help us to get accurate answer from the second method also. Okay, so you don't have to worry at all while doing IRR questions. They are very easy, and all you have to make sure that कि जब आप फर्स्ट यूनिट के न्यूमेरिकल्स करें, जब आप फर्स्ट यूनिट में टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ें तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि these all chapters are significantly combined with each other. जब आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी अच्छे से आ जाएगा, जब आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को एक्सपर्टीज़ के साथ सॉल्व कर पाएंगे उसके न्यूमेरिकल्स, तो आपके लिए नेट प्रेजेंट वैल्यू के न्यूमेरिकल्स करना भी उतना ही आसान हो जाएगा. और नेट प्रेजेंट वैल्यू के न्यूमेरिकल्स ईजी हो जाएंगे तो आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के न्यूमेरिकल्स भी ईजी हो जाएंगे. सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग मी विथ सो मच पेशेंस. And if you have any further questions, you can ask me on my mail ID, on your Google Classroom, and you can also come to me to ask the questions. And if you will be allowed to attend classes, physical classes, then I can tell you the questions on board also, which is a very good way, hands-on experience of doing numericals of this unit. So thank you so much students for listening to me. This is Dr. Ritu Singh, ending up with the lecture of internal rate of return method today. Our next lecture is going to be of profitability index. I hope you all be present for that, and that is also another very interesting and easy method. एंड उस मेथड में भी आपका यही चीज़ अफेक्ट करती है कि अगर आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है तो आपसे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के क्वेश्चंस भी इजीली हो जाएंगे. सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. आई होप टू सी यू इन नेक्स्ट क्लास वेरी सून. थैंक यू स्टूडेंट्स. हैव अ नाइस डे अहेड.